हेलो दोस्तों। जो भी ये वीडियो देख रहे हैं मेरे छोटे बड़े भाई बहन और अभिभावकगण, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। साथियों, सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा, आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि आज का जो आंदोलन है वो आप सभी के योगदान से सफल रहा। और और ये भी उम्मीद करूँगा कि मैं आगे जब भी ऐसी कोई विपरीत परिस्थिति रही या विद्यालय में कुछ ऐसी प्रॉब्लम रही, तब आप सभी मिल कर के लड़ेंगे। साथियों, मैं कोई सर्वज्ञ नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैंने जितनी पढ़ाई की है उसके आधार पर जो मैं सोचता हूँ, जो मुझे सत्य लगता है, मैं हमेशा उसके पक्ष में खड़ा रहता हूँ और जो चीज़ गलत है उसका हमेशा मैं विरोध करता हूँ। अब चाहे आप मुझे ये काम करते हुए किसी भी रूप में देख सकते हैं। आप मुझे, आपका अगर नज़रिया मेरे प्रति सही है या सत्य है तो आप मुझे सही रूप में देखेंगे, और यदि आप मुझे राजनीतिक रूप से देखना चाहो तो राजनीतिक रूप से आप देखेंगे। वो आपका नज़रिया है, मैं आपके नज़रिए को बदल नहीं सकता। आप मुझे किसी भी रूप में देख सकते हैं, लेकिन जब जब ऐसी समस्याएं आएगी, चाहे वो विद्यालय की हो चाहे सामाजिक हो, मैं हमेशा सत्य के साथ में खड़ा रहूँगा। और साथियों, मेरी आप सभी से एक गुजारिश भी है कि जब भी ये बात हमने रखी थी कि स्कूल की स्थिति ऐसी है और इसके लिए कुछ किया जाए, इस बारे में जब मैंने सोचा था और जब मैंने बच्चों को जा कर के ये चीज़ बताई थी, तब बच्चे कई आश्चर्यचकित थे कि ये सब कैसे होगा। और जो अन्य अभिभावकगण थे और जो अन्य टीचर्स थे उनको भी मैंने ये चीज़ बताई थी, तो कुछ लोगों ने सराहा भी और कुछ ने डीमोटिवेट भी करने की कोशिश की, कुछ ऐसे सवाल खड़े करके कि ये ऐसी प्रॉब्लम में हर जगह है न, कैसे होगा ये सब ने, सब कुछ ऐसे ही चलता, पूरा सिस्टम ख़राब है, ऐसा करके बोला गया। लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ कि यदि हम सभी लोग सिस्टम को ही दोष देते रहें, सिस्टम क्या है? सिस्टम लोगों से ही बना हुआ है, अधिकारियों से ही बना हुआ है। जो भी नौकरी पेशे में जो लोग हैं, नौकरशाही, उन्हीं से बना हुआ सिस्टम है। और यदि हम, इस देश की जो जनता है, वो यदि टैक्स देना, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हम भी टैक्स देते हैं, ऐसा नहीं है। कुछ लोगों को लगता होगा कि जो नौकरी में है वही टैक्स देते हैं, पर हर व्यक्ति जो भी माल खरीदारी करता है उसमें वो अप्रत्यक्ष रूप से भी टैक्स देता है। जो जानते हैं वो प्रत्यक्ष रूप से दे रहे हैं, नहीं जानते उनके लिए अप्रत्यक्ष रूप से वो टैक्स है। तो इस टैक्स का जो पैसा है वो देश के लिए, हित के लिए इकट्ठा किया जाता है सरकार के द्वारा। और यदि ये पैसा पब्लिक के सामान्य मुद्दों पर, सार्वजनिक मुद्दों पर यदि ये पैसा नहीं लगता है तो हमें लड़ने की ज़रूरत होती है। और यही एक क्षेत्र ये भी है, शिक्षा। और यदि हम, मैं मानता हूँ किसी भी मानव के निर्माण के लिए, उसके व्यक्तित्व के निर्माण के लिए शिक्षा बहुत बड़ा रोल निभाता है। और यदि हम शिक्षा पे ही यदि खर्च नहीं करेंगे तो एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण करना मुश्किल हो जाएगा। साथियों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप सभी अभिभावकगण जो है, मैं विशेषकर अभिभावकगण से मैं मेरा आग्रह करना चाहता हूँ कि आप जिस भी क्षेत्र में रहते हैं और आपके बच्चे जिस भी विद्यालय में पढ़ते हैं, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो चाहे सरकारी स्कूल हो, आप अपने बच्चों का ख्याल रखिए। आप अपने बच्चों का संग स्कूल कभी कभी जाइए और आपके बच्चों की जो प्रगति है उसका पता लगाइए। आपका बच्चा कितनी पढ़ाई कर रहा है, कहाँ पढ़ रहा है, क्या आप जिस उद्देश्य से बच्चे को वहाँ पर भेज रहे हैं, क्या बच्चा वहाँ जा पा रहा है, या फिर उस स्कूल में बच्चा यदि जा रहा है तो उस स्कूल में क्या क्या समस्याएं हैं, क्या वहाँ पर सरकारी शिक्षक अभी तक नहीं है, या उनको किताबें नहीं मिली है, या उनको अन्य चीज़ों के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। ये सारी आपको जानकारी लेनी चाहिए और जो भी परिस्थिति है उसके खिलाफ आपको आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। क्योंकि अगर हम अपने बच्चों को सिर्फ विद्यालय के भरोसे छोड़ देंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपके बच्चों का भविष्य अच्छे से बनेगा। मुझे लगता है कि जब तक माँ बाप ही अपने बच्चों को के ऊपर ध्यान नहीं देंगे, तब तक मुझे नहीं लगता कि कोई शिक्षक आपके बच्चों को पूरी तरह से संभाल पाएँ। क्योंकि माँ बाप, शिक्षक के पास तो मात्र बच्चा 6 से 6 घंटे मात्र रहता है। उसके बाद पूरा जो वक्त होता है बच्चों का वो आपके परिवार वालों के साथ, आपके माँ बाप के साथ व्यतीत होता है। तो आपको ये चीज़ ज़रूर जाननी चाहिए। ये सारी आज तकनीकी का युग है और हम सभी इन चीज़ों में उलझे हुए हैं। सभी हम बिज़ी रहते हैं, इतने बिज़ी कि हमें उनसे बात करने तक का मौका नहीं। तो मैं ये मानता हूँ कि आपको समय निकाल करके अपने बच्चों से इस चीज़ के बारे में बात करनी चाहिए कि क्या वाक़ई में आप जो सोच करके आप स्कूल में जाते हो वो चीज़ आपको प्रॉपर्ली मिलती है, या कोई टीचर है जो उपस्थित होने के बावजूद भी आपकी क्लासें नहीं लेता है। और ये सारी बात अगर आपको समझ में आ जाए तो फिर आपको सभी अभिभावकों को जो टीचर पेरेंट मीटिंग होती है उसको अटेंड करके वहाँ पर के आपको उन शिक्षकों से सवाल जवाब करने चाहिए कि वाकई में आपके स्कूल में हमारे बच्चों के साथ क्या खिलवाड़ हो रहा है या फिर पढ़ाई हो रही है, ये चीज़ आपको जाननी चाहिए। तो मैं आप समस्त
अभिभावकों से मैं विनम्र आग्रह करना चाहता हूं कि आप जागरूक हो जाइए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आज तकनीकी का युग है और हर बच्चे के पास, हर व्यक्ति के पास टेक्नोलॉजी के संसाधन है और इसी में हम उलझे हुए हैं। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये सब खराब है, लेकिन इसका इसकी उपयोगिता जब तक हम नहीं समझेंगे, तब तक हम अपने इस वर्तमान परिप्रेक्ष्य में खुद का विकास और समाज का विकास नहीं कर पाएंगे। तो हमें इन सारे संसाधनों का उपयोगिता को समझते हुए इनका उपयोग करना चाहिए और समय-समय पर बच्चों का भी हमें देखभाल करनी चाहिए। और जहाँ पर भी हमारे बच्चे पढ़ते हैं, हमें उन स्कूलों में जाना चाहिए जब भी। वैसे तो नियम के मुताबिक वर्ष भर में 4 मीटिंगें होती है टीचर पेरेंट की, लेकिन फिर भी यदि अभिभावक चाहे तो सप्ताह में, महीने में अपने बच्चे की प्रगति के लिए टीचरों से मिल सकते हैं। तो टीचरों से जब तक आप नहीं मिलेंगे, तब तक आपको पता नहीं चलेगा आपका बच्चा क्या कर रहा हो। और टीचरों को भी अगर आप मिलना छोड़ देंगे, तो टीचरों को यूँ लगेगा कि इस क्षेत्र के लोगों को कुछ भी नहीं पड़ी और क्या फ़र्क पड़ता है, सब कुछ अच्छा ही तो चल रहा है। यूँ सोच करके वो खुद भी अपने कर्तव्यों से विमूढ़ हो जाएँगे। इसलिए मेरा आप सभी से यही आग्रह है कि आप जब भी ऐसी स्थिति रहती है या फिर जब भी आपको ऐसा लगता है कि यार स्थिति ख़राब है, तो आप सभी को एकजुट होकर के इन तमाम चीज़ों के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। और यदि हम इन चीज़ों को जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो हमारे बच्चों का भविष्य अंधकार में है। क्योंकि आज जो स्थिति है, हम देखते हैं कि कंपटीशन इतना तीव्र गति से इतना बढ़ता जा रहा है। और यदि हमारे बच्चों की नींव ऐसी रहेगी, जो स्कूल है वो बच्चों की नींव है एक तरीके से। क्योंकि जब भी हम किसी भी उच्च श्रेणी की परीक्षा की तैयारी करने के लिए भी बात करते हैं, तो सबसे पहले बच्चों को ये गाइडेंस दिया जाता है कि पहले एनसीईआरटी की किताबें पढ़ी जाए। तो इसका मतलब ये है कि जो बड़ी-बड़ी नौकरियों के लिए भी यदि तैयारी करने की बात आती है, तो सबसे पहले आपको एनसीईआरटी पढ़ना पड़ता है। तो सोचिए आप, ये किताबें कितनी ज़रूरी हैं। और यही सिलेबस यदि बच्चे स्कूल में सीख गए, तो आपके बच्चों को आगे जा कर के किसी प्रकार की कोई कोचिंग की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और वो खुद सेल्फ स्टडी करके भी आसानी से उनका जो मकसद है, जो उनका उद्देश्य है, वो पूरा कर पाएँगे। तो साथियों, मैं ज़्यादा ज्ञान नहीं दूँगा आप सभी को, आप सभी विद्वान हैं, मैं जानता हूँ। लेकिन जहाँ पर मुझे लगता है कि यहाँ बोलने की ज़रूरत है, वहाँ पर हमें बोलना चाहिए। और जो लोग अभी तक डिमोटिवेट कर रहे थे, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने जिस तरीके से हमें डिमोटिवेट किया, फिर भी हमने उसको पॉजिटिव वे में लिया और हमने सोचा कि आपने ऐसा बोला है तो हम करके दिखाएँगे। इसी के साथ शिक्षा का महत्व समझते हुए मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब के बारे में भी सुना है, पूर्व राष्ट्रपति थे वो। तो उन्होंने भी अपना अंतिम समय एक शिक्षक के रूप में व्यतीत किया था। तो हमें समझना चाहिए, वो सोचते थे कि देश का यदि निर्माण करना ही है, तो हमें जो भावी जो पीढ़ी है उसको बेहतर शिक्षा देनी पड़ेगी, तभी हम राष्ट्र का निर्माण कर पाएँगे। और इसीलिए शायद मुझे लगता है कि शिक्षकों को राष्ट्र निर्माता कहा गया है। तो हमें इन शिक्षा के महत्व को समझना चाहिए। और आज युवा दिवस भी है, स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन भी है। तो वो भी कहते थे, विशेषकर उनका युवाओं पर से उम्मीद थी उनकी, कि वो कहते थे कि युवाओं को अपनी मांसपेशियों को लोहे के समान बनानी चाहिए और नसों को स्टील के समान बनानी चाहिए और ऐसा व्यक्तित्व का निर्माण करना चाहिए जो एक वज्र की तरह हो। तो मैं तो आपसे यही आग्रह करना चाहता हूँ कि हमें युवाओं को आज के परिप्रेक्ष्य में, वो चलो ठीक है, वो आज़ादी से पूर्व की बात है, अंग्रेज़ों के अधीन था जब हमारा देश, तब उनको उस वे में लगता था कि युवाओं को इस तरीके से तैयार होना चाहिए। लेकिन आज आज़ादी के बाद भी यदि हम जिन मुद्दों के लिए लड़ रहे हैं, उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि युवाओं को इस तरीके से सुशिक्षित होना चाहिए और न्यायपरक व्यक्तित्व का निर्माण करना चाहिए, जिससे वो समस्त समाज को, पूरे समाज को सही दिशा दे सके। तो साथियों, हम सभी युवा हैं और आप सभी युवा जो है वो इस देश के कर्णधार है। तो हमें इन चीज़ों को समझना चाहिए। और अभी ये आंदोलन होने के बाद फिर जब ऑफिस में जब मीटिंग चल रही थी, वहाँ पर भी बस एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप ही लग रहे थे। तो मैं ये जानता हूँ कि किसी भी मामले की सुनवाई इतनी आसानी से नहीं होती है। तो चलो, हमारे आंदोलन करने से कुछ तो फ़र्क पड़ेगा, जिससे आपको शिक्षक मिलेंगे और किताबें मिलेगी। और अब आप सभी विद्यार्थियों की ये ज़िम्मेदारी होगी कि आप किस शिक्षक को कितना यूज़ करोगे, कितना उपयोग में लोगे, उनसे कितना निवेदन करके उनको क्लास में बुलाओगे, ये आप पर निर्भर करता है। तो आप बराबर ध्यान रखिएगा और खूब पढ़ाई कीजिए, मन लगा करके पढ़ाई कीजिए। और एक विशेष आग्रह मैं फिर से करना चाहता हूँ अभिभावकों से कि सरकार ने लड़कियों का जो शादी का रूल्स है वो भी बदल दिया है, 21 वर्ष कर दिया है। तो जितने अभिभावक हैं वो इस बात पर अमल करें कि आपके बच्चे की उम्र अभी कितनी है, उनको एक बार मौका दिया जाए ज़िंदगी जीने का। तो यही बातें मैं कहना चाहता हूँ कि आपके बच्चों को बाल विवाह न करवाएँ और सभी अपने बच्चे को एक मौका ज़रूर दें जीने का। हो सकता है वो आप जो सोचते हो उससे कई गुना आगे बढ़ के आपको दिखाए। तो धन्यवाद साथियों, आज की बात यही थी और यही मेरा आग्रह है। और आगे उम्मीद है जब भी ऐसी कोई परिस्थिति आएगी, हम एक दूसरे से संपर्क में रहेंगे और जब भी ऐसी परिस्थिति होंगी तो हम लड़ेंगे। धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को
और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।